केमिस्ट्री में लेसन नंबर 7 में एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 से लेकर के 13 तक आज सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले आंसर नंबर 3 के पास हम लोग चलते हैं। समझने का पूरा प्रयास आप करेंगे क्वेश्चनों को। देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्ति के बारे में लिखिए। देखिए मैं आपको बताऊं, प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में आपको लिखना है। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे जब भी बात रासायनिक क्रियाशीलता की करती है केवल रिएक्शन लिखा जाता है। जैसे कि आप रासायनिक गुण भी कहते हैं, केवल क्या लिखा जाता है? रिएक्शन। आज इसी के बारे में लिखेंगे। आपको याद होगा कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते थे। और किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते थे? 2 प्रकार के हाइड्राइड वो बनाते थे। एक आपका था EH3 EH और E का मतलब एलिमेंट वर्ग 15 का आ जाएंगे, तो हाइड्राइड से क्रिया करा के ये बना सकते हैं। उसके बाद से ऑक्साइड से क्रिया कराए थे, तो ऑक्साइड से क्रिया जब करा रहे थे तो 2 प्रकार के यौगिक बनाते थे, एक E2O3 और एक E2O5, याद होगा आपको। और एक आपके हाइलाइट से क्रिया कराते थे, जिसके लिए वो क्या बनाते थे याद है? हाइलाइट से जब क्रिया कराते थे 2 प्रकार के यौगिक, जिसको आप कहते थे EX3 EX। पहले समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि वर्ग 15 में कौन होता है, पहले बताइए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और एक कहानी में क्या कहा है, इसकी रासायनिक गुण लिखना है। तो पहला आपका रासायनिक गुण जो होगा, हाइड्रोजन से क्रिया। किससे क्रिया? हाइड्रोजन से क्रिया। सिंपल सी बात आपकी रहेगी। देखिए ध्यान से, आपको हम बताएं कि जब आप हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, किससे क्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन से। तो क्या होगा जरा देखो, हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो EH3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो समझने का पूरा प्रयास आपका होना चाहिए। यौगिक बनाते हैं क्योंकि आप जानते होंगे हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। जैसे अगर कोई एलिमेंट यहाँ से ले लो, मान लो कि तुमने क्या लिया, फिर समझना नाइट्रोजन लिया, तो ये नाइट्रोजन के अष्टक पूरा करने के लिए 3 लेना पड़ता है ना, तो नीचे 3 लिखते हैं। और H है, H का अंतिम 1 होता है, तो 1 आप तीसरी गुणा करते हैं तो NH3 बन जाएगा ना। तो NH3 भी बनाता है। अब इसी तरीके से जहाँ N था तहाँ क्या रख दो? P रख दो। P का भी 3 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P अमोनिया कहता है कि फास्फीन बन जाएगा। इस तरीके से यौगिक बनाता है। इसी तरीके से जहाँ P है तहाँ क्या रख सकते हैं आप? ES लिख सकते हैं, आर्सेनिक। तभी आप तीसरी गुणा होगा, तो यहाँ पर आपका ES के नीचे 1 आ जाएगा, EH के नीचे 3, तो आर्सेनिक हाइड्राइड आप कह सकते हैं या ट्राई हाइड्राइड कह सकते हैं। इस तरह से एंटीमनी आएगा तो EH3 बन जाएगा, फिर BiEH3 बन जाएगा। इस प्रकार के यौगिक का बनाता है। क्या आपने सीखा? इसको बना लेंगे सब लोग। एकदम सिंपल से तरीका से आपको बताएं। तो पहला हाइड्रोजन से क्रिया, और हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? ऑक्साइड बनाना। क्या बनाना? ऑक्साइड। ऑक्साइड कब बनता है? जब वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जब वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जब वह किससे करता है? ऑक्सीजन। तो कराओ, देखो ले लो, यहाँ पर वर्ग 15 कोई भी तत्व ले लो, यहाँ पर N ले लिए, तो इसके नीचे कितना होता है? 3, और वो के नीचे कितना होता है? 2। अच्छा 3 क्यों लिख रहे हैं? देखो नाइट्रोजन होता है, इसका 7 होता है ना, तो 2 का हम 5 करेंगे तो इसको 8 करने के लिए 3 लेना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग 3 ले रहे हैं। ऑक्सीजन के नीचे हम लोग 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 का हम क्या करते हैं? 6, इसको 8 करने के लिए 2 लेना पड़ता है। इसके नीचे क्या कर रहा है भाई तू? बलराम, ये तुम्हारे लिए कोई कीमती नहीं है ना, दुका छाप रहा है। या देखो यार, ये सब वो सब काम बाद में करना, ये समझो। ये देखो लिखने से कुछ नहीं लिख पाएंगे आप समझेंगे तभी आप लिख पाएंगे। है तो सब लिखा बा,
देखिए बस सब भुला गई बा। हमने कि इसको समझेंगे क्या हो रहा है, क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, और ये पूछा जाएगा तो कैसे आप लिखेंगे, समझेंगे तभी तो लिख पाएंगे इसको। समझे बात को। चलो नाइट्रोजन का 3 हुआ, ऑक्सीजन का 2 हुआ, क्रिया गुणा कर दो तो N2O3। इसी जैसे अगर P लिखते, क्या लिखते, P आप समझ गए आप, तो यहाँ पर लिख सकते हैं N2O3, नाम का होगा डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। उसी तरह से P अगर लेते आप, P तो है ना इसमें, P अगर लेते तो P2O3 ले लेते, S2O3 लिख देते आप, SbO3 आप लिख देते। अच्छा यहाँ पर 2 भी रहेगा, और Bi2O3 आप लिख लेते। कुछ सीखे आप इसको बता सकते हैं। 3 नंबर आ जाइए। ऑक्साइड के बाद हाइलाइड बनाना। हाइलाइड बनाना, हाइलाइड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। समझे ना ये कैसे आ रहा, सब मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। चलो भाई हाइड्रोजन से क्रिया करा लो यहाँ पर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अलग अलग 3 फिक्स है, लेकिन हाइड्रोजन में मान लो कि आपने फ्लोरीन ले लिया, तो इसका तो अंतिम में एक ही होता है, 7 होता है तो 8 करने के लिए एक लेता है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या हो जाएगा, N(F)3 हो जाएगा, P(F)3 हो जाएगा, AS(F)3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, SbF3 हो जाएगा, और यहाँ Cl भी जोड़ सकते हैं तो NCl3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी हाइलाइट की निर्माण होता है, हाइलाइट आप बना सकते हैं, बन जाएगा आपका। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपके 3 कह रहा है। खूब बढ़िया से तुम लोग सोच के बताना है, खूब बढ़िया से। अमोनिया में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है NH3 में, जबकि फास्फीन में नहीं पाया जाता, क्यों बता दो, मान जाएंगे आप। और खूब सही से आंसर बताओ, मान लो केमिस्ट्री के हिसाब से। हाँ देखो एकदम सही लड़का है। नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता कल मैंने बताया था आपको, फोन कल बाहर आई, तो जिसमें N भी आ रहा है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 3.5 से अधिक हो वो हाइड्रोजन बंद क्या करता है, बना लेता। तो लिख लो, समझो ना बात को। देखो अमोनिया में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जबकि फास्फीन में हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता है। पढ़ला से दिमाग खुल जाता है, इसलिए क्योंकि बी की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। बस छोटा सा उत्तर आपका था, आपने लिखा। आकाश की तरफ एकदम ऊंचाई पर आप जाएंगे पढ़ाई करके। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है। आप प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे आपको बताना है, बस 2 रिएक्शन लिख देना है। मैंने आपको दिखाया था प्रयोगशाला में नाइट्रोजन का मतलब होता है N2 कैसे आप बनाएंगे, इसको आप डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं, N2 बनाना। पहला विधि आप सबको याद होगा, नवसादर लेकर सोडियम नाइट्राइट किससे क्रिया कराए थे तो बना था, याद है। नवसादर का सूत्र कहता है NH4Cl और सोडियम नाइट्राइट NaNO2। चलो भाई प्यार किसको है, इसको है ना, ले जाएगा इसको अपने साथ ले जाओ। NaCl देखो 2 N है तो 2 N मिलकर क्या बना लेंगे N2 प्लस देखो क्या बचा H2 बचा, वो बचा है तो यहाँ पर बनेगा 2H2। देखो नाइट्रोजन यहाँ पर बन चुका है, बना लोगे। सिंपल एकदम साधारण रिएक्शन है NaCl। ये नवसादर है, इसको आप सोडियम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम नाइट्राइट है। आप क्रिया करेंगे नमक बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, जल बनेगा।
दूसरा शुद्ध आपको बताने के लिए बेरियम एजाइड लिए थे, याद करो BaNa3 का ट्वाइस आपने जब गर्म किया था तो बना था 3N2 प्लस Ba आपके अलग हो गए थे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ भी आपके नाइट्रोजन बन गया, नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है। तो दो विधि प्रयोगशाला से बनाने के लिए नौसादर आपके पास है। सोडियम नाइट्राइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो NaCl बन रहा है, नाइट्रोजन बन रहा है और जल बन रहा है। यहाँ पर बेरियम नाइट्राइड लिए तो नाइट्रोजन बन रहा है और फिर क्या बन रहा है, बेरियम। इस तरीके से आप रिएक्शन को लिख करके बता सकते हैं। समझ में आया? बना लगे आप लोग? ओके। मैंने आपको बताया था औद्योगिक का मतलब होता है कि बहुत अधिक संख्या में उत्पादन करना, आपको कई कुंटल आपका उत्पादन करना है। तो आप सब लोग जानते होंगे उसको उत्पादन करने के लिए दो चीज़ें लिया जाता है, एक नाइट्रोजन लिया जाता है, एक हाइड्रोजन लिया जाता है। बात समझ में आई? तो अमोनिया को बनाने के लिए हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेकर के हम लोग बनाते हैं। आपको याद होगा 2 पाइप लिए थे, एक में हाइड्रोजन और एक में नाइट्रोजन। फिर वो गया था उत्प्रेरक मिले से Fe और Fe से मिलने के बाद फिर अमोनिया गैस बन गया था। बना लेंगे तो केवल रिएक्शन लिख देते हैं, बाकी सब आप लोग लिखे होंगे, उसको लिख लेना कि अमोनिया जो औद्योगिक विधि में बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए हम लोग हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं और अमोनिया आपका बन जाता है। उत्प्रेरक के रूप में Fe का प्रयोग करते हैं और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई मार देते हैं, संतुलित होगा। ठीक है, तो अमोनिया बनाने का औद्योगिक विधि यही है। हैबर विधि से नाइट्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन लीजिए, क्रिया करा दीजिए तो ताज़ा ताज़ा अमोनिया बन जाता है। समझे? एकदम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चित्र बना लीजिएगा आप लोग। हैबर ने बनाया था, उसने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को एक निश्चित मात्रा लिया था और निश्चित मात्रा लेकर के मिला करके और उसने क्या कर दिया था, अमोनिया गैस बना दिया था। हालांकि इसमें जो अभिक्रिया होती है उष्मा छिपी होती है, उष्मा इसमें बाहर निकलता है। ठीक है, आइए अब हमारे पास कुछ बातें आ रही है। उधर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है आंसर 7 पर। बड़ा सुंदर, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आपके पास है। नाइट्रिक अम्ल की क्रिया देखो कर रहे, उदाहरण देकर समझाइए कि कॉपर धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार के भिन्न उत्पाद दे सकता है। यानी जो कॉपर है उसी क्रिया आपको किसके साथ कराना है, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराना है। करा दो, एक क्रिया करा दो। चलो भाई, कॉपर लिया है तो Cu लिया आएगा और नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 होता है। क्रिया करा दो तो देखा एकदम निश्चित भाई कॉपर नाइट्रेट बनी। कहाँ है कि कॉपर के साथ जरूर जाइए NO3 तो बन गया तारा एक चीज CuNO3 का ट्वाइस। कॉपर नाइट्रेट बना प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा प्लस जल बनेगा। संतुलित आप कर सकते हैं 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ 8 से। पहले खाली कॉपर का, तब उसके बाद से इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। अच्छा, कभी मौका मिलेगा ना तो मैं आपको संडे के दिन या कभी भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, कैसे रिएक्शन को संतुलित किया जाता है। हालांकि जो मैथ वाले बच्चे हैं वो देखे होंगे, कल बच्चे 11 वाला शीट कर रहे थे, ऑक्सीकरण संख्या माने किसी भी रिएक्शन को 1 मिनट में अब वो लोग सही संतुलित कर देंगे। कहीं मौका मिलेगा तो आपको नियम बता करके मैं सिखाऊंगा कैसे इसको संतुलित किया जाता है। सोचना भी नहीं पड़ेगा, धड़ाधड़ गुणा करोगे धड़ाधड़ आ जाएगा। 2 मिनट के अंदर कोनो भी रिएक्शन को रिएक्शन होकर संतुलित कर दो। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, तब आपको टाइम मिलेगा कभी तो मैं आपको बताऊँगा। हो गया जी? इसका नाम जानते हो, कॉपर नाइट्रेट। ये मतलब Cu का मतलब कॉपर नहीं का जाना, NO3 का मतलब नाइट्रेट। अच्छा सुनो, अगर कहीं भी NO3 होता है ना तो इसके लिए नाइट्रेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और कहीं NO2 रहेगा तो नाइट्राइट लिखते हैं, ये ध्यान रखना। क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। चलिए भैया, आंसर नंबर 8 के पास हम लोग खत्म रखना है। हाँ, कह रहा है इसमें कि HNO कोण का मान HPH HSH। अच्छा NO2 तो NO2 क्या नहीं है यार, ये तो बहुत बनाए थे तुम लोग। NO2 है और क्या कह रहा है N2O5 है ना, का अनुनाद संरचना बनाइए।
ना बन जाइए। आपको बहुत प्रैक्टिस कराए थे हम, याद करो, फिर भी बता के आपको बता देते हैं। आई कहोगे यान भाई को, तो यानी लिखो को बॉन्ड लगेगा, आपको याद होगा कुल, 1 मिनट, कुल बॉन्डों की संख्या तो 8 गया कि 8 दूना 16 24। एक अंतिम में कितना बना, नाइट्रोजन का अंतिम में 5 होता है, और इसके अंतिम में क्या होता है 6, तो 6 दूना 12 5 17, अब पूरा कितना हो रहा है 24। 17 में 24 हटा दो 7, 17 में से 24 17 के 7, 7 का आधा 7 में से कम कर दो 6, 3, 2 से काटोगे 3 आएगा। सब आपको लिखा है थ्योरी में, जाके एक बार जरूर देख लेना। तो यहाँ पर एक हो, यहाँ पर एक हो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है ना, और सिंगल बॉन्ड इधर होगा, और पूरा 17 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो 2 गो और 2 गो 4 गो, 2 गो 2 4 गो हो गया, 2 6 गो और 2 8 गो हो गया, 2 गो 2 4 गो 2 6 गो 2 8 गो हो गया। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, एक इस पर लगा देंगे 17। बात समझ में आई? अच्छा आप बताओ मुझे, 17 से अधिक नहीं होना चाहिए। मैंने आपको रूल बताया था कि अगर कोई संरचना अनुनादी संरचना बनाते हैं, जितना उसके अंतिम में है उतना ही है तो कोई चिन्ह नहीं, कम है तो प्लस के चिन्ह, अधिक है तो माइनस के चिन्ह। देखो ना 1 2 3 4 5 है, इसके अंतिम में 6 होता है, 6 है, कोई चिन्ह नहीं लगेगा इसमें। देखो 1 2 3 4 4 होता है, और नाइट्रोजन का अंतिम में कितना होता है 5, एगो कम होता है बाबू, तो कम होता है तो किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। मैंने बताया था आपको। हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, एगो अधिक हो रहा है तो अधिक होता है, 6 होता है ना अंतिम में, 7 और 1 अधिक हो रहा है तो किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस। वही ज्ञान यन वही रही। अब है ना वो कह देवे कि है ना डबल है ना सिंगल, अनुनादी संरचना में से ही होता है, बदल देते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 को अधिक नहीं, 2 2 हो चुका, 2 का मतलब यहाँ 2 है, 2 4 2 6 और 2 8, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 17 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि यहाँ पर दिखा। ठीक है, देखो 2 2 4 2 6 को है, कोई चिन्ह नहीं। यहाँ देखो 2 2 4 2 6 1 7 अधिक हो रहा है, एक चिन्ह, 2 1 3 1 4 एक कम है, प्लस लगा दीजिए। इसी तरह से इसको भी आप बना लीजिए, बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है यार। यन 2 का है, यन के बीच में 2 को दिखा दो, वो 5 को है, ठीक है, यहाँ पर दिखाओ, एक यहाँ पर दिखाओ, एक यहाँ पर दिखाओ, एक यहाँ पर दिखाओ, एक कहीं और दिखा देना, चलो यहाँ पर दिखा दो, एक बात खत्म, 5 आपको दिखा देना है, हो जाएगा। और उसके बाद सब आपको बॉन्ड देख करके लगा देना, इसको 2 को संरचना इसको बनाना है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर होगा। इसका क्या होगा, इसका तुम्हारा 5 2 7 8 से 56 टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, आए का 10 आए के 6 5 30 40 हो रहा है, 56 हो रहा है, 8 हो रहे हैं, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 तो हो रहा है। तो 2 को यहाँ पर लगा दो 7, आए के यहाँ पर लगा दो 8, और फिर यही बंडो उठा के इधर लगा देना 2 को, अदला बदली कर लेना, बन जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए। सब आपको बनाए थे, याद करो, आपने सब पूछा था सर। क्या 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, करेगी क्वेश्चन में सुन लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एच एन ओ कोण का मान हाई कोण के अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। देख रहे हो, कह रहा है कि एच एन एच पी एन एच पी एच, और बोलो एच एस एच एच एस बी एच बी आई एच, उन्हें दिया था, चलो लिख लिया। इसका कोण सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, और इसकी विद्युतीयतात्मकता भी क्या होती है, अधिक होती है। लिख लो एच यानी एच का कोण अधिक होता है, जल्दी लिखो यार, अभी 4 क्वेश्चन लिखना है। तथा अधिक होता है क्योंकि इसमें मिटा देते हैं, मिट ही नहीं रहा है, डबल केट शायद लग रहा है हमारे कारण। इसमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, तथा विद्युतीयतात्मकता अधिक। बस दिमाग में आपको ये कन्वर्ट कर लेना है बस, कि हम इसको कैसे लिखें कि हमको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। 100 में 100 नंबर आप लेकर आइए इस बार बोर्ड के पेपर में। 70 ये 30 प्रैक्टिकल भी तभी आएगा जब आपकी पढ़ाई रहेगी। प्रश्न पूछने के बाद नहीं बताएंगे तो नहीं मिलेगा नंबर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है।
कह रहा है कि R3P बराबर हो पाया जाता है जबकि R3N वो नहीं, क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया है कि R3P बराबर O पाया जाता है, ठीक है। यहाँ वो डबल बॉन्ड है, ये एल्किल है यार, जबकि R3N डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता, ऐसा क्यों? देखिए सिंपल या छोटा क्वेश्चन आपका रहेगा कि P में D कक्षक पाया जाता है, याद है आपको? P में D कक्षक क्या होता है? पाया जाता है, इसीलिए R3P डबल बॉन्ड O पाया जाता है। N में D कक्षक नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या होता है? नहीं पाया जाता। लिख लो बस, R3P डबल बॉन्ड O में D कक्षक उपस्थित होता है, इसलिए यह पाया जाता है। जबकि 1 में N में D कक्षक नहीं होता, R3N डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता। P में होता है, N में नहीं, इसलिए यह पाया जाता है, माने पाया जाता है R3P डबल बॉन्ड O पाया जाता है, जबकि इसमें D कक्षक नहीं होता, इसलिए नहीं पाया जाता है। ये जरूर याद रखना, N में D कक्षक नहीं पाया जाता है, इसलिए R3N नहीं पाया जाता। एक और क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 11 आ जाते हैं। कह रहा है कि NH3 क्षारकीय होता है जबकि BiH3 दुर्बल क्षारकीय होता है। तो देखो देखो मैं ये कहा था कि NH3 क्षारकीय होता है, क्या होता है? क्षारकीय, और BiH3 दुर्बल क्षारकीय होता है, क्यों? अपने मन से आप इसको लिख सकते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है ना जी, इसलिए प्रबल क्षारकीय के रूप में कार्य करता है। लिख लेना कि N का आकार छोटा होता है, इसलिए क्षारकीय होता है। इसमें लिख लेना कि Bi का आकार N से बड़ा होता है, इसलिए दुर्बल क्षारकीय होता है, दुर्बल क्षारकीय होता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन समाप्त। 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि N2 द्विपरमाणु माने नाइट्रोजन द्विपरमाणु के रूप में पाया जाता है, जबकि P4 P माने 4 चतुष्परमाणु के रूप में पाया जाता है, माने P4 के रूप में पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है आपको बताना है। कोई बताएगा? फिर वही कहानी कि N का आकार बहुत छोटा होता है, N का आकार छोटा होता है, N का विद्युतीयतात्मकता सबसे अधिक होती है। कितना इंपॉर्टेंट है भाई आकार विद्युतीयतात्मकता। इस वक्त कितने प्रश्न का जवाब दिया आपका सोचने। तो N का आकार सबसे छोटा होता है, N का विद्युतीयतात्मकता अधिक होता है, इसलिए द्विपरमाणु के रूप में पाया। द्वि का मतलब होता है N2 के नीचे 2 लिखा जाता है। ये चतुष्परमाणु का मतलब होता है कि P के नीचे 4 लिखा जाता है। तो लिख लेना इसके आकार में कि N का आकार छोटा और विद्युतीयतात्मकता
अधिक होता है, अधिक होता है, इसलिए यह N2 के रूप में पाया जाता है। जबकि P का आकार बड़ा तथा विद्युतीयत्मकता कम होता है, इसलिए यह P4 के रूप में पाया जाता है। आज का लास्ट आंसर नंबर 13 नंबर। श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस के गुणों की मुख्य भिन्नता बताइए। आपको याद होगा? हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहे तो थोड़ा सा लिख सकते हैं, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सब मैंने आपको दिखाया है। फिर भी अगर आ गया तो आप इसको जानिए। पहला बात है कि लाल फास्फोरस जो होता है बहुत अधिक क्रियाशील होता है। याद है आपको? यह अधिक क्रियाशील होता है लाल फास्फोरस। आज जो आपके श्वेत फास्फोरस होता है कम क्रियाशील होता है। कुछ याद आ रहा है आपको? लाल फास्फोरस जो होता है जहरीला होता है, श्वेत फास्फोरस जो होता है जहरीला नहीं होता। 2-3 को अंतर लिख देना हो जाएगा। ऐसा समझ में आया तुम लोग को? तो इसमें लिख लेना, पहला लिख लो कि यह अधिक क्रियाशील होता है, दूसरा यह जहरीला होता है, तीसरा यह खतरनाक भी होता है। तुम समझ पड़ जाए, जला वाला के बिग बैग देगा। इसी को उल्टा लिख देना कि यह कम क्रियाशील होता है, यह कम जहरीला होता है। अगर मनुष्य नमक ना खाए तो उससे बड़ा जहरीला कोई नहीं हो सकता है। अगर काट दिया किसी को तो सांप से भी अधिक जहर होता है उसके अंदर। ये खतरनाक नहीं होता है। आज हम लोगों ने 13 क्वेश्चन को सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।